हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के नोट्स की। तो फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही अच्छे से तैयार किए हैं और इनमें ये सब चीज़ है कि किस किस तरह से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा शुरू करते हैं। फिर देखिए, सबसे पहले ज़रा कलर को ठीक से कर लेता हूँ मैं। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमको इसका मीनिंग ही जानना होगा, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स ये। तो उसके लिए मैंने नीचे एक जो ये लाइन दे रखी है जिसको मैं ये जो स्क्वायर बनाया हूँ, और आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स। ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाइन है। और फ्रेंड्स, जो मैं ये जो नोट्स आपको दे रहा हूँ, आप इनको हाथों हाथ नोट करते चलिए। ठीक है, हैंड टू हैंड आपको इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन को पुटअप किया जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ये सब इसमें अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर देन वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो जब भी कोई केमिकल चेंज अकर होता है वो, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन हो रही है। तो केमिकल इक्वेशन कब होगी? जब कोई केमिकल चेंज होगा। तो इट मीन्स केमिकल चेंज इम्प्लाइज केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, जो मैं आपको अभी बोला वही इसमें है कि केमिकल इक्वेशन की सॉरी केमिकल रिएक्शन जब होती है जब क्या कोई केमिकल चेंज होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन है कि कैसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, वो मैं आ गया ना कि वाई मैग्नीशियम रिबन नीड्स टू बी रब्ड बिफोर यूजिंग इट। तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों घिसना पड़ता है, यानी कि क्यों उसको साफ करना पड़ता है कि इसको मतलब यूज़ करने से पहले। तो अभी हम नीचे बताए हैं कि मैग्नीशियम रिबन नीड्स टू बी रब्ड बिफोर यूजिंग इट बिकॉज टू रिमूव ऑक्साइड द लेयर ऑफ मैग्नीशियम विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ये तो सबसे पहली बात है कि मैग्नीशियम जब किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बना लेती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो उसकी जो लेयर है उस रिबन पर चढ़ जाती है और इसी वजह से वो उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। तो उसको साफ करने के लिए हम इसको घिसना पड़ता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट चेंज विल अकर व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो उसके बाद और देखते हैं कि हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस, कि हम कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई हुई है या नहीं है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा लर्न कर लीजिए अच्छे से, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए, नीचे चलते हैं कि द ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन अ केमिकल इक्वेशंस। तो वो जो नीचे दे रखी है पेज 2 पर। तो फ्रेंड्स, हमने ये पेज नंबर इसीलिए लिखे हैं ताकि आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएँ। तो पेज नंबर से आपको ये अंदाज़ा अच्छे से हो जाएगा कि कब कहाँ हम कब थे। ठीक है, वरना इधर उधर हो जाते हैं। खैर, आगे चलते हैं। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, आप इनको ज़रा ठीक से लर्न करके जाइए। ये वाले जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ रेड कलर से, कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर, इन सब चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि कैसे इक्वेशन हुई है या नहीं हुई। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स कि वॉट द वर्ड इक्वेशन मेथड इज़ मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू डिस्क्रिप्शन मेथड। तो फ्रेंड्स, किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए 2 मेथड होते हैं हमारे पास, 2। ये तो होता है वर्ड इक्वेशन मेथड, या फिर तो होता है डिस्क्रिप्शन मेथड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मेथड देखिए, ये जो हम बोले थे वो यही है, और वर्ड इक्वेशन मेथड देखिए ये है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप टिक कर लीजिए। जो जिस पे हम ये वी आई लिखते हैं ना, वो अच्छे से तैयार करना होता है आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। तो नीचे चलते हैं। इट इज़ अ ऑब्जर्वेशन दैट वर्ड इक्वेशन मेथड। फ्रेंड्स, अभी हम नेट बंद किए हैं अपने फ़ोन का, ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है आपको भी। तो ये देखिए, इट इज़ ऑब्जर्व दैट अ वर्ड इक्वेशन मेथड, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है, लेकिन क्यों है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं पेज 3 पर, और ये है कि द वर्ड इक्वेशन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर क्या बनाएगी। देखिए, हम जो पहले भी बोले थे वही है। ठीक है, देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप ये समझना चाह रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके नीचे जो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन मैं दिया हूँ, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि जो कंबाइन होके
रिएक्शन करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो एज अ रिजल्ट हमें मिलता है वो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और राइट हैंड साइड में, यानी कि RHS में। यहाँ पे ज़रा लिखना मुश्किल है तो इसलिए मैं फ्रेंड्स आपको इधर समझा रहा हूँ, लेकिन समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो जो साइड होती हैं, तो इनके एक तरफ जितने मतलब एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उतने ही दूसरी नंबर ऑफ एटम्स साइड में होने चाहिए। ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। ठीक है, यानी कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट्स वाली साइड, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल एटम होंगे, तो क्या क्या कह सकते हैं हम फ्रेंड्स कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आती है कि इनबैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसको मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक तरफ रिएक्टेंट्स के और इधर प्रोडक्ट्स में। तो फ्रेंड्स लेकिन ये जो इसमें देखने वाली बात यह है कि इनबैलेंस्ड इक्वेशंस को हम और क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये स्केलेटल इक्वेशन हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशंस, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हम इनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। तो आगे चलते हैं पेज 4 पे। द वाई केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस, इसको बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नोट्स जो हम बता रहे हैं, आप इसको हाथों हाथ कॉपी में नोट करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और ये सब बताएं कि किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको ये नोट कर लीजिए। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको हम सेटिस्फाई करने के लिए ही इसको वो जो हम बैलेंसिंग करते हैं तो इसलिए करते हैं कि सेटिस्फाई कर सकें इस लोफ को। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर नोट करें। ठीक है, इसका मौका हम आपको बाद में देंगे, तो आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो हम एक सीरीज़ बताए हैं आपको वो बाद में हम बताएंगे। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है इसके लिए, तो आप इसको भी ज़रा ठीक से तैयार कर लेना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आता है। अब पेज 5 पे चलते हैं फ्रेंड्स। बी यूज जी, ये हम बताएं कि कौन से सिंबल किस लिए यूज़ होते हैं। तो देखिए ये जो जी है, यानी कि जी किस लिए यूज़ होता है, गैस के लिए। किस लिए, गैस के लिए। और ये जो हम लिक्विड बताए हैं, ये वाला लिक्विड, ये किसके लिए यूज़ होता है, एल, लिक्विड के लिए। और फिर उसके बाद देखते हैं ए क्यू किसके लिए यूज़ होता है, एक्वस के लिए। किसके लिए, एक्वस के लिए। ये बहुत बेसिक जानकारी है फ्रेंड्स, आपको याद होगी, लेकिन फिर भी हम इसको लिख दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो ये है सॉलिड को किसके लिए यूज़ करते हैं, एस के। ठीक है, एस से हम सॉलिड को डिनोट करते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर याद करें। ठीक है, जिस पर हम ये स्टार बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। तो अब ये देखते हैं कि कितने तरह की होती हैं केमिकल इक्वेशंस। तो 5 टाइप्स की होती हैं। कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब आते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल जो इसकी वो होनी चाहिए डेफिनेशन, वो हम इसको लिख दिए हैं यहाँ पर। आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये थ्योरी इंपॉर्टेंट करनी है। ठीक है, ये जो हम ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इन अनदर वर्ड्स, जैसे भी हम कभी इस तरह से लिखते हैं नीचे, अच्छे से इजी हो जाता है आपके लिए वो। तो चलिए आगे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली, तो ये भी आपसे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था कि कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ विगोरसली रिएक्ट करती है। तो आप कह देंगे कि वाटर के साथ। किसके, वाटर के। बहुत अच्छे। ठीक है, आगे चलते हैं अब पेज 6 पे। तो एग्जाम्पल हैं इसके, देखो मैं बोला था कि बहुत ज़्यादा वेगोरसली रिएक्ट करती है, तो इसलिए हीट भी डेवलप जो इवोल्व होगी। देखिए हीट इवोल्व हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेगोरसली रिएक्ट कर रही है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर, प्लस और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक बेस बना लिया है ये यहाँ पे। और ये बेस क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, तब तक उसके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल हैं, इनको ज़रूर लर्न करें। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन के साथ ही लर्न होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये ज़रूर आ सकता है आपको, और अगर नहीं भी आए तो भी आपको याद होने चाहिए, लेकिन वैसे तो इम्पोर्टेंट क्या है ये। तो आगे चलते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, ये सब मामूली सी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम लिख दिए। आप इसको लर्न जरूर करें, इसको लिखें ज़रूर, क्योंकि लिखने के बाद ही आपको समझ आएगा। ठीक है,
अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी हमसे पूछे जाते हैं कि एक्स इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, व्हाट इज एक्स, यानी कि एक्स ऐसा सब्सटेंस है जिसको वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। तो एक्स क्या है, तो कौन सा ऐसा मतलब सब्सटेंस है जो कि हम वो वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको आप याद कर लीजिए, इसको लाइम भी बोलते हैं हम, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अब आती है दूसरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये हमेशा एक नंबर में आ जाती है और उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी पहले से होगी और आप इसको लिख ज़रूर लें अगर नहीं लिखा हो तो, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक में ऐसा होता है कि फ्रेंड्स एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है इवॉल्व होती है, इनकी निकलती है। और इवॉल्व होने का मीनिंग क्या है, इवॉल्व मीन्स होता है प्रकट होना, यानी कि निकलना। तो इवॉल्व का हम क्या कह सकते हैं, रिलीज होना, ठीक है। ज़रा लिखना मुश्किल है लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आप इसको याद कर लें कि इवॉल्व का मीन रिलीज होना भी होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप। और ये इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल तो फिर फ्रेंड्स हम बताएं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये लोग, ठीक है। एग्जाम्पल्स को आप याद ज़रूर करें जो हम बताएं आपको। खैर आगे चलते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है, हमेशा ये पूछ लिया जाता है और आपको पता भी ज़रूर होना चाहिए कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें से जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है हीट के रूप में, तो इसी तरह से वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो लर्न कर लीजिए आप इसको भी। और ये जो वी आई हम लिख दिए हैं ताकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रह सके, ठीक है, क्योंकि आप लोग इससे थोड़ा और अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये वाई एंड हाउ रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है रेस्पिरेशन, तो ये जो हम दिए हैं, व्हेन अ कार्बन डाइऑक्साइड आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम ग्लूकोज बाय और डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के, किसकी वजह से, डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से, जब पचा देता है वो खाने को ग्लूकोज में। फिर उसके बाद जब ग्लूकोज मिलता है हमें ऑक्सीजन के साथ, तब जाके जो सेल होती हैं बॉडी की, उनको एनर्जी मिल पाती है। तो इसी स्पेशल रिएक्शन का नाम को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर लर्न करें, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं। अब आती है दूसरी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाह बहुत अच्छे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ये आपको अभी पता लगेगा कि द रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स स्प्लिट और ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस। इसमें ऐसा होता है कि हम पहले पढ़े थे कंपोजिशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसमें ऐसा था कि दो मिलके एक बन रहा था। यहाँ पे एक एक दो बनाएगा, ठीक है, एक टूट के दूसरा बनाएगा। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, एक टूट के दूसरा बनाएगा। तो आप इसको याद करें, ये बिल्कुल अपोजिट है। देखो ये जो पॉइंट है, ये नीला यहाँ से जो हम दिए हैं, ये बिल्कुल अपोजिट होती है इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जो अभी हम बताए थे। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको लर्न कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए आप इसको नोट्स में। और ये जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल तो हमेशा की तरह मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वी आई इसको हम लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार भी दे देते हैं। आगे चलते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम अलग से एक क्वेश्चन भी बनाए हैं। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर लर्न करना है ताकि आपको ये पता लग सके कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में कौन सा ऑक्साइड यूज होता है, ठीक है। तो देखिए ये हम क्वेश्चन इसके ऊपर बना दिए हैं, आप इसको ज़रूर लर्न करें। एक्स इज अ कंपाउंड विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, विच इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड एक्स। एक्स ऐसा कंपाउंड है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है सीमेंट की, तो क्या नाम है एक्स का, तो देखिए एक्स जो हम अभी बताए थे कैल्शियम ऑक्साइड, और क्विक लाइम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से कि इसको क्या बोलते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, ठीक है। इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहते हैं हम इसको, और क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। लर्न कर लीजिए आप इसको अच्छे से, ठीक है, लिख दिए हम, और आप इसको नोट करते चलिए। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पार्ट है।
व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट और डन बाय हीटिंग। इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है फ्रेंड्स मैंने आपके लिए कि अच्छे से समझ में आ सके आपको। तो देखिए कि जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होती है या होती है, किसकी वजह से? हीट की वजह से। किसकी? हीट की। हीट देने पर ही वो अपनी कंपाउंड्स को तोड़ता है, उसको अलग अलग डिवाइड कर देता है दो में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो लर्न कर लीजिए आपको इसको, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VI। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं, इसका ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए आप। गिव द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसी कौन सी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो? तो ये वाली जो इक्वेशन है आप इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको ज़रूर लर्न करें फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा VI। फ्रेंड्स हम वो लिखे हैं आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सच बात होता है कि इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, जितना भी NCERT बुक में है कट सिलेबस को छोड़ के सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जो ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो हम आपको इंपॉर्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि सिल्वर क्लोराइड को कब चेंज हो जाती है, उसका कलर किस कलर में चेंज होता है, मतलब किस कलर का होता है वो सिल्वर क्लोराइड? तो हम देखिए लिखे हैं नीचे वाइट कलर। आप इसको ज़रूर लर्न करें और नोट्स भी हाथों हाथ बनाते चलें जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, उसको ध्यान मत दीजिए आप। इन विच कलर डिड द सिल्वर क्लोराइड टर्न व्हेन द सनलाइट फॉल्स इन इट। जब सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट फॉल करती है, उस पर धूप लगती है, तो कौन से कलर में चेंज हो जाती है? ग्रे कलर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लर्न कर लीजिए इसको जो अभी बोल रहे हैं हम। ठीक है, बाद में मत कहना। ठीक है, लर्न कर लीजिए। और फिर नीचे है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गिव अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सनलाइट। इसकी सनलाइट के साथ एक ऐसी रिएक्शन दिखाइए जिसमें सनलाइट किसके साथ रिएक्ट की है? सिल्वर क्लोराइड के। तो देखिए यहाँ पे ज़रा इस पे ध्यान नहीं रहा था तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, तो ठीक से आप इसको लर्न कर लीजिए। आगे चलते हैं, तो ये रही वो इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लर्न कर लीजिए आप इसको और अच्छे से तैयार करके जाइए। ठीक है, इसको स्टार भी मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी बिल्कुल एक ही खानदान से हैं ये दोनों, सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्लोराइड भी, ये सब हैलोजन से ब्रोमाइड क्लोराइड और ये सारे। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी की तरह बिहेव करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसा है बस ऐसे ही आप नोट कर लो थोड़ा सा लर्न करके। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा उम्मीद करते हैं। तो इसको भी अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो ये दोनों में बढ़ जाती है। तो ये जो क्वेश्चन हम देखिए, इसको तो हम लिख भी दिए थे, स्टार दे दिए, देखिए यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये स्टार दे दिए VI और स्टार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन से रिएक्शन यूज़ होते हैं। तो यही वाला जो हम अभी बोले थे कि दो रिएक्शन यूज़ होते हैं, ब्रोमाइड सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का सनलाइट के साथ। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चलते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एनर्जी गिवन रिक्वायर्ड टू द फॉर्म ऑफ हीट सनलाइट एंड। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा होता है कि ब्रेक डाउन करने के लिए कंपाउंड को कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, तो वही पॉइंट है ये। तो आपसे क्वेश्चन आया था इसके लिए, तो आप इसको अच्छे से लर्न करके जाइए। ठीक है, और यहीं ऐसे ही लिखते रहिए आप। पेज 11 पर आते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भाई साहब? देखिए ऐसा होता है कि एक्सोथर्मिक हम पढ़े थे, उसमें तो हीट ज़्यादा इवॉल्व हो रही थी, यानी कि रिलीज हो रही थी, लेकिन इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। ये हीट एनर्जी या एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है ये इंडोथर्मिक। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो अच्छे से आप इसको बोल दीजिए हमको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो जैसा है आप इसको लर्न कर लीजिए और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से। इट मीन्स द नीड एनर्जी टू रिएक्ट। तो देखिए ये हम नीचे और अच्छे से लिखे हैं कि एनर्जी की नीड होती है इसको रिएक्ट करने के लिए। विदाउट एनर्जी रिएक्शन कैन नॉट अगर, विदाउट एनर्जी तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। इसको अच्छे से तैयार करके जाइए भाई आप। ठीक है, अच्छे से, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, और ये वाला जो हम बताए थे अभी आपको, ये वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लर्न करके जाइए, स्टार भी मिलेगा इसको।
ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज़ अपोजिट टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए हम बिल्कुल अभी बोले थे ना कि बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अपोजिट है, तो आप इसको भी याद कर लीजिए। ये बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे हमेशा। ये जो क्वेश्चन है आप अच्छे से तैयार करके जाइए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसा होता है कि ऐसा इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को बस रिप्लेस कर देता है। और ये कब होता है कि देखिए पहले आप इसको नोट कीजिए, जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, तब ये रिएक्शन होती है, ठीक है। देखिए वो हम अभी इधर भी लिखे हैं, आप इसको ज़रूर नोट करें। ये वाला तो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़रूर नोट कीजिए आप इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल है इसके Fe+CuSO4। तो देखिए पहले आयरन है और किसके साथ जा रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये इसको बोलेगा हटो तुम, मुझे इसके साथ जाने दो SO4 के। तो देखिए यहाँ पे तो था कॉपर सल्फेट, ठीक है, लेकिन यहाँ ये इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, ये इसको हटा दिया और किसके साथ चले गया, सल्फेट के साथ। तो देखिए ये जो सल्फेट है वो यहाँ आ गया, ठीक है, और ये आयरन है ये इसके साथ जुड़ गया। और कॉपर जब लेस रिएक्टिव है तो इसको जुदा हो गया ये, ठीक है, ये इसको अलग छोड़ दिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो देखिए हेयर वी ऑब्जर्व दैट द कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से, तो इसलिए इसको रिएक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कुछ और एग्जाम्पल है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका ये वाला है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ज़रा लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसको टेढ़ा लिखा गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है, इसको स्टार भी मिलेगा। बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे तो हम स्टार भी दिए हैं, देखिए आप इसको ज़रूर लर्न करें। द एलिमेंट विच इज़ डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब जो उसका डिस्प्लेस कर रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आगे चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, प्रिसिपिटेट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन हो रही होती है तो कुछ ऐसे अजीबोगरीब पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, लिक्विड में वो घुलते नहीं है, तो इसलिए उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट को फॉर्म करें या जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो तो उनको रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। फ्रेंड्स अभी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन नोट्स जब आप इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है आपको। आगे चलते हैं, तो देखिए ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है ये, बहुत अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। वी आई मिलेगा इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ओ हाँ, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, किसका, आयंस एक्सचेंज होते हैं इसमें, ठीक है, एक दूसरे के बीच में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब ज़्यादा बड़ा नहीं रहा है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है और उस पर जंक लग रही है या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही हम बोलते हैं जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिड्यूस्ड करता है, यानी कि उसे खोता है, यानी कि उसे लूज करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो वाला पॉइंट है ये अच्छे से आपको तैयार करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको अच्छे से तैयार करें ताकि अच्छे से नंबर आए आपके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर इसके नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जब हीट से रिएक्ट किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। और ये जो आए जब हम टॉपिक पे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोरोजन, हमेशा पूछा जाता है आपसे, 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद करें कि जब कोई भी
सब्सटेंस के आसपास मॉइस्चर एसिड्स से जो जंग वगैरह आ जाता है ना, उसकी वजह से। तो तब क्या हो जाता है, हम कहने लगते हैं कि ये सब्सटेंस जो है वो कोरोड हो रहा है। तो कोरोड होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद करें इसको, ताकि आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी हम दिए हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन का जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, सिल्वर पर ब्लैक कलर आ जाना। या फिर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी कि ग्रीन आ जाना उस पर, कॉपर पे। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है कोरोजन के। अब नीचे आ जाते हैं कि कोरोजन से बचा कैसे जाए भाई, हो तो रहा है ये, कैसे बचें इससे, कैसे प्रिवेंट करें। तो ये आ रहा है भाई नीचे कि वाई यूजिंग दिस 4 मेथड, इन 4 मेथड्स को हम यूज करके हम बच सकते हैं कोरोजन से। पेंटिंग, पेंटिंग करो यानी कि पेंट करो, उसमें वार्निश करो। वार्निश हमें हमेशा उससे बचाता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ग्रीसिंग। जैसे देखा होगा आपने, ग्रीस लगा रहे हैं तो ग्रीसिंग करो, उससे भी बचा जा सकता है। ऑयलिंग, तेल लगाओ उस पर, यानी कि तेल का जो एक वो बोलते हैं ना उसको, ठीक से मसल दो तेल को उसके ऊपर, तो इसलिए उसको कोरोजन से बचा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि एक ऐसी लेयर उस पर बना दीजिए जिससे कि कोरोजन प्रिवेंट हो सके। अब आगे चलते हैं। इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी इज अ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या कोरोजन और रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन के ही इफेक्ट हैं? तो हाँ कह देंगे हम, हाँ बिल्कुल ऑक्सीडेशन के ही है। सब में ऑक्सीडेशन उसको गेन ही तो होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन के ही इफेक्ट्स हैं। आगे चलते हैं। रेंसिडिटी क्या है, अभी आपको नेम सुना होगा इसका। रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है आपको ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइए कि जब हम खाना किस लिए खराब होता है, खाना कैसे खराब हो जाता है, रेंसिडिटी के वजह से खराब हो जाता है। जब ऑयल, उसका ऑयल यानी कि फैट्स या ऑयल्स यानी कि चर्बी या तेल जब ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है और बदबू भी आने लगती है। कहते हैं ना बुझ गया खाना, तो उसी वजह से ये जो रेंसिडिटी, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम। तो रेंसिडिटी जब नीचे ये जो पॉइंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अच्छे से याद कीजिए आप इसको, तैयार करके जाना और फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं, उम्मीद करते हैं आपको। और नीचे आते हैं फिर, अब रेंसिडिटी से कैसा बचा जाए, तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कीजिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है अभी नीचे बताएंगे आपको। कीपिंग फूड एयर टाइट इन कंटेनर्स, ये कंटेनर्स में ऐसे रखिए कि हवा ही ना घुस पाए। ठीक है, एयर टाइट यानी कि हवा घुस ही ना पाए, उसके अंदर हवा एंटर नहीं कर पाए, एयर। अब नीचे फ्लशिंग बैग्स ऑफ चिप्स, और हो सके तो नाइट्रोजन के कांटेक्ट में इसको पैक कीजिए। अब भाई ऐसा तो होता नहीं है, देखिए आप देखोगे कि चिप्स जो होते हैं वो किसमें, चिप्स या जितने भी पैकेज में आते हैं सब, मतलब खाने की चीज़ें, वो सब नाइट्रोजन के कांटेक्ट में पैक होती हैं ताकि वो अच्छे से सड़े ना। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। देखिए हम बोले थे कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये जो है ये क्या होते हैं, अब हम बताएंगे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस है जो हमें ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन का जो अपोज करते हैं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके लिए बहुत ज़्यादा, इसको स्टार भी देंगे हम, बहुत ज़्यादा आता है, पूछा जाता है, पिछली बार भी ये ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो आप यही लिख देंगे इसका कि इसका जो टेस्ट ऑफ फूड है यही बदल जाता है। ठीक है, चेंज द टेस्ट ऑफ फूड, आप इसको ज़रूर लर्न करें। ठीक है, तो यही थे फ्रेंड्स आज के कुछ नोट्स। अब हम आपको मौका देते हैं शुरू से आप इनको नोट्स कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से आराम आराम से चलते हैं हम, आपको आराम से नोट्स इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, ये ज़रा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था तो ये पेपर ज़रा इस तरह से आया है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको नोट्स और चाहिए इसी किसी चैप्टर के, तो फ्रेंड्स प्लीज़ नीचे आप मुझको कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर नोट्स बनाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हेल्प मिली हो इससे, मेरी वीडियो से और इनके जो नोट्स हैं इससे, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको लाइक करें वीडियो को। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है अपोजिट होती है, इसको ज़रूर आप याद करें। और आगे चलता रहा हूँ मैं ऐसे, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पॉज कर करके। ठीक है,
तो इसी तरह से फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और घबराइए मत फ्रेंड्स। कोविड-19 बस निकल गया, अब आपको कोई इसके लिए खास इसको, ठीक है, आप इसको कोई बड़ी प्रॉब्लम मत समझिए ऐसा तो बस। लेकिन फ्रेंड्स आप वो वाली कहावत सुने हैं ना कि अच्छे खिलाड़ी की पहचान भी तो तभी होती है कि जब डेज यानी कि रन्स कम, सॉरी बॉल्स कम हो रन ज़्यादा हो, यानी कि नज़दीकियाँ ज़्यादा हों एग्ज़ाम्स से। तो इसी तरह से फ्रेंड्स एंड करते हैं इस चैप्टर का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको। और फ्रेंड्स ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और अच्छे नोट्स मैं आपको सबसे पहले पहुंचा सकूं। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।